आज हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में पढ़ेंगे 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में हमने देखा यूरोप जो था वो किस किस प्रॉब्लम से जूझ रहा था। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, हंगर, इन सब परेशानियों से वो जूझ रहा था। तो बहुत सारे किसान जो थे, पीजेंट्स थे और वर्कर्स के रिवोल्ट हुए। तो जब ये रिवोल्ट हो रहे थे तो पैरेलली एक और रिवोल्ट हो रहा था बाय द लिबरल मिडिल क्लास। तो पैरेलली ने 1848 और रेवोल्यूशन बाय एजुकेटेड मिडिल क्लास वाज गोइंग ऑन। अब उस रेवोल्यूशन में उनकी डिमांड क्या थी? उनकी डिमांड थी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी वो चाहते थे कि गवर्नमेंट हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, यानी मोनार्की शुड बी एंडेड। तो इस तरह की उनकी डिमांड थी। तो इसलिए वो 1848 का जो एजुकेटेड मिडिल क्लास ने रेवोल्यूशन किया। तो men and women of the liberal middle class demanded creation of nation states on parliamentary principle। वो चाहते थे कि नेशन स्टेट बने, यानी राष्ट्र राज्य बने, बट कौन से प्रिंसिपल्स पे बने? ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन होनी चाहिए, यानी एक संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होनी चाहिए और संगठन बनाने की आज़ादी होनी चाहिए। तो इस तरह के जो पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स हैं, यानी संसदीय सिद्धांत है, इस पे आधारित होना चाहिए। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को नेशनल यूनिफिकेशन के साथ जोड़ दिया था। Thus, men and women of the liberal middle class combined their demands for constitutionalism with national unification, यानी संविधानवाद की मांग को उन्होंने राष्ट्रीय एकीकरण की मांग से जोड़ दिया, यानी अब नेशन स्टेट्स होंगे ऑन पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स। नाउ विल स्टडी अबाउट रेवोल्यूशंस बाय मिडिल क्लास इन जर्मनी। A large number of political associations whose members were middle class, professionals, businessmen and prosperous artisans came together in Frankfurt to vote for an all German National Assembly। अब क्या हुआ कि जर्मनी में जितने भी मिडिल क्लास ग्रुप्स थे उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारी जितनी भी अलग अलग पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं, हम सब कहाँ जाएंगे? फ्रैंकफर्ट जाएंगे। कहाँ जाएंगे? फ्रैंकफर्ट। क्यों जाएंगे? टू वोट फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। कि उनको किसके नेशनल असेंबली, जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली है, उसके फेवर में उन्हें वोट करना है। तो क्या हुआ? ऑन 18 मई 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मार्च टू टेक देयर प्लेसेस इन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वीन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे इन पॉलिटिकल एसोसिएशन के, ये कहाँ पहुँचे? 18 मई 1848 को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, यानी फ्रैंकफर्ट संसद पहुँचे। और जो ये मीटिंग कहाँ पर होनी थी? चर्च ऑफ सेंट पॉल। ये सब वहाँ पहुँचे। द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टेड फॉर जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। इन्होंने क्या कर रखा था? इन्होंने एक जो जर्मन नेशन था उसके लिए संविधान, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रखा था, यानी जर्मन नेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का एक फॉर्मेट यानी एक ड्राफ्ट तैयार कर रखा था कि इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। द क्राउन वॉज ऑफर टू फ्रेडरिक। ये क्राउन जो है उन्होंने किसको ऑफर किया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को। द क्राउन वॉज ऑफर्ड टू फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, किंग ऑफ प्रूशिया, बट ही रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। तो उन्होंने इस जर्मन राष्ट्र के लिए, यानी जर्मन नेशन के लिए, जो हेड की पोस्ट के लिए उन्होंने किसको ऑफ़र किया? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया और उसने फेवर किया बाकी सारे मोनार्क्स का जो इस नेशनल असेंबली के, ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के को अपोज कर रहे थे। तो जो फ्रेडरिक विलियम था उसने उनको फेवर किया और जो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली को अपोज कर दिया। द मिडिल क्लास डोमिनेटेड द पार्लियामेंट बट दे डिड नॉट हैव सपोर्ट ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिसंस। जो मिडिल क्लास थी यहाँ पर, जो मिडिल क्लास, ये जो वर्ग ये जो आया था लिबरल मिडिल क्लास,
ये लोग डोमिनेट करते थे पार्लियामेंट को, ज़्यादा लोग थे यहाँ पर। इन्होंने इस मीटिंग को डोमिनेट किया, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं थी। किसकी सपोर्ट नहीं थी? वर्कर्स की, यानी मजदूरों और कारीगरों की इनको सपोर्ट नहीं थी। यानी संसद में इनका प्रभाव सबसे ज़्यादा था, लेकिन इनको सपोर्ट नहीं मिली किनकी? वर्कर्स की और आर्टिसंस की। तो फ्रैंकफर्ट ऑल जर्मन असेंबली लॉस्ट हिज पॉपुलर सपोर्ट, यानी उसने ऑल जर्मन असेंबली ने क्या कर दिया? सपोर्ट खो दिया, यानी कि उसने समर्थन को खो दिया। और लास्ट में क्या आ गया? इसे डिसबैंड यानी भंग कर दिया गया सैनिकों को बुला के, यानी बाय कॉलिंग द ट्रूप्स। तो इस पूरे हमने जो पूरा देखा ये मिडिल क्लास ग्रुप का जो रेवोल्यूशन था, इसमें हम पोजीशन ऑफ वुमेन देखते क्या थी कि अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटेड इन लिबरल मूवमेंट। इस पूरी जो लिबरल मिडिल क्लास का जो मूवमेंट था, इसमें जो वुमेन थी उसने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। वुमेन फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशन, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स एंड डिमॉन्स्ट्रेशन। उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, उन्होंने न्यूज़पेपर अपने शुरू किए, जितनी भी मीटिंग्स होती थी वो अटेंड किया। लेकिन फिर भी इनको बट दे वर स्टिल डिनाइड सफरेज राइट, लेकिन उनको कहीं भी राइट टू वोट नहीं दिया गया। जब ऑल जर्मन नेशन असेंबली इवॉल्व हो रही थी तो इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के भाग तो लिया, लेकिन कभी भी जर्मन नेशनल असेंबली जो थी वो इस चीज़ के फेवर में नहीं थी कि वुमेन्स को वोटिंग राइट दिए जाए। तो वुमेन्स वर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो जो फ्रैंकफर्ट में जो सब कुछ हुआ था, मीटिंग हुई थी, तो उसमें भी वहाँ भी इनको सिर्फ एज अ स्पेक्टेटर, यानी सिर्फ दर्शक की तरह दर्शक की तरह ही इनको मौका दिया गया वहाँ पर, सिर्फ ये देख सकते थे। तो वुमेन्स वर मेयरली स्पेक्टेटर्स देयर। तो इन सब चीज़ों पूरी जो हमने देखा कि जो लिबरल मिडिल क्लास ने ये रेवोल्यूशन चलाया, तो इससे कंक्लूजन मिलता है कि मोनार्क्स जो थे उनको ये बात रियलाइज़ हो गई थी कि अभी तो उन्होंने इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया है। मोनार्क रियलाइज दैट दे वर एबल टू सप्रेस 1848 लिबरल मूवमेंट बट इट कुड नॉट डू इट फॉर लॉन्ग पीरियड। अब उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि वो ज़्यादा समय तक लोगों को जो लिबरल मिडिल क्लास है उसको दबा नहीं सकते। उनको तो यानी उनको अब कुछ ना कुछ फ्रीडम्स उनको देनी ही पड़ेगी। देयर फॉर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज बिगेन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस। इसलिए जो निरंकुश शासक थी यानी ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी, उन्होंने कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस करने शुरू कर दिए। दस सर्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वर एबॉलिश, यानी जो दास प्रथा थी और जो बॉन्डेड लेबर से जो लेबर्स को बंधुआ मजदूरी थी, उनको धीरे धीरे इसे अबॉलिश करना पड़ा। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द मेकिंग ऑफ जर्मनी, हाउ जर्मनी वॉज मेड आउट ऑफ प्रूशियन एम्पायर, यानी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में पढ़ेंगे, यानी जर्मनी का एकीकरण। तो फर्स्ट अटैम्प्ट टू यूनिफाई जर्मनी वॉज फेल्ड इन 1848। हमने 1848 रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स में पढ़ा है कि जो पहला जो स्टेप जर्मनी को यूनिफाई करने का लिबरल मिडिल क्लास ने लिया था, वो अटैम्प्ट फेल हो गया था। तो ये अटैम्प्ट किसने किया था? बाय द लिबरल मिडिल क्लास, repressed by the combined forces of monarchy, military and junkers। तो इस जो इनिशिएटिव लिया गया था, दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग, यानी राष्ट्र राज्य बनाने का जो इनिशिएटिव लिया गया था बाय द लिबरल मिडिल क्लास वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड, दबा दिया गया बाय द कंबाइंड फोर्सेज ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री supported by the large landowners called junkers of Prussia। तो यानी ये जो लिबरल मिडिल क्लास द्वारा जो रेवोल्यूशन चलाया गया था, ये मोनार्की, जो जितने भी मोनार्क से राजा थे, मिलिट्री थी, और जो वहाँ के जो लैंड ओनर्स होते थे। जंकर्स क्या होते हैं? लैंड ओनर्स होते हैं। जंकर्स वर मेंबर्स ऑफ द लैंडेड नोबिलिटी इन प्रूशिया। दे ओन ग्रेट एस्टेट्स that were maintained and worked by peasants। यानी जंकर के पास बड़ी बड़ी संपदा यानी एस्टेट्स होते थे, जिनका रख रखाव
और जो उन पे काम किसानों द्वारा किया जाता था, जिनको सिर्फ कुछ अधिकार दिए जाते थे, यानी जनकर्स वर द लैंड ओनर्स। तो इन तीनों की मदद से जो पहला स्टेप था जर्मनी को यूनिफिकेशन का, वो दबा दिया गया था। तो हमने देखा था कि लिबरल मिडिल क्लास ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था फॉर जर्मन नेशन, यानी जर्मन राष्ट्र बनाने के लिए लिबरल मिडिल क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशन संविधान लेकर आया था, और जिसकी अध्यक्षता किसने करनी थी? राजा ने, यानी हेडेड बाय मोनार्की, सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट। बट जो किंग जो होगा, जो राजा होगा, वो किसके अंडर होगा? संसद के अधीन, यानी पार्लियामेंट के अधीन होगा। और क्राउन किसको ऑफर किया गया था? फ्रेडरिक विलियम फोर्थ को, किंग ऑफ प्रूशिया, लेकिन उसने रिजेक्ट कर दिया था। एंड अलॉन्ग विद अदर मोनार्को उसने अपोज किया था इलेक्टेड असेंबली को। विलियम फोर्थ ने जो भी बाकी सारे मोनार्क थे उनके साथ मिलकर उसने इलेक्टेड असेंबली को रिजेक्ट कर दिया था। तो फ्रैंकफर्ट पे ऑल जर्मन असेंबली ने अपनी पॉपुलर सपोर्ट खो दी थी। इस तरह से जर्मनी को यूनिफाई करने का पहला जो स्टेप था, पहला अटेम्प्ट था, वो फेल्ड हो गया था। तो एज वी हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स वर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स। तो जो राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी, जो अब तक राष्ट्रवाद की भावना थी, सिर्फ किसके अंदर थी? लिबरल मिडिल क्लास के अंदर थी, यानी जो जर्मनी के मिडिल क्लास लोग थे उनके अंदर ये राष्ट्रवाद यानी नेशनल की फीलिंग सिर्फ उनके अंदर देखी जाती थी। और उन्होंने 1848 में क्या किया था? जितने भी जर्मन कॉन्फेडरेशन में जितने भी डिफरेंट रीजन्स थे, उनको जोड़कर एक इलेक्टेड पार्लियामेंट लाने की कोशिश की थी, ताकि नेशन स्टेट्स बन सके। सारी इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है वो जो एक नेशन स्टेट है वो इलेक्टेड पार्लियामेंट के अंदर लाने की कोशिश की थी, बट दे फेल्ड। वो क्या हो गए थे? लेकिन फेल हो गए थे। तो जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव। तो जो नेशनल सेंटिमेंट्स अभी तक लिबरल मिडिल क्लास में देखे जाते थे, नाउ अब क्या हुआ? जो नेशनल सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप। अब ये जो नेशनल सेंटिमेंट्स थे, यानी जो राष्ट्रवाद की भावना होती थी लोगों के अंदर, इसका फायदा कंजर्वेटिव्स भी उठाने लगे। यानी अपनी किस लिए उठाते थे? फॉर प्रोमोटिंग स्टेट पावर, यानी अपनी राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए, एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, और पूरे यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए वो कई बार इन नेशनलिस्ट फीलिंग का फायदा उठाते थे। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया took on the leadership of the movement of national unification। उसके बाद से जो प्रूशिया था उसने जो नेशनल यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी की लीडरशिप, इस मूवमेंट की लीडरशिप अपने हाथों में ले ली। और ये काम उसने किसकी मदद से किया? प्रूशियन चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, जो इस पूरे प्रोसेस का आर्किटेक्ट था, यानी जनक था। एंड विद द हेल्प ऑफ प्रूशियन आर्मी एंड ब्यूरोक्रेट्स जो थे वो नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सब की मदद से यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ। तो जर्मनी के जो पार्ट्स थे वो किस किस में डिवाइडेड थे? जर्मनी पार्ट्स वर डिवाइडेड अमंग ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। यानी जर्मनी के पार्ट्स इनके पास थे, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के पास। अब इनसे ये वापस लेना था फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो 3 वॉर्स वर फॉट ओवर 7 years विद ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। यानी 7 सालों में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ, और जिसमें जीत किसकी हुई? प्रूशिया की हुई। एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन का प्रोसेस एंड हुआ। अब क्या हुआ? ऑन 18 जनवरी 1871 आफ्टर जर्मनी यूनिफिकेशन, केसर विलियम I, प्रूशियन किंग, प्रोक्लेम जर्मन एम्पायर एट वर्सेल्स। वर्सेल्स में कहाँ पर? हॉल ऑफ मिरर्स इन द पैलेस ऑफ वर्सेल्स। यानी इस पूरी सभा में जो प्रूशिया के जो केसर विलियम I थे, उनके नेतृत्व में नए जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई। यानी किसके कौन हेड होगा? हेड तो हो गए केसर विलियम I, और केसर विलियम I की अध्यक्षता में जर्मन एम्पायर की घोषणा की गई। The new state placed a strong emphasis on modernizing currency, banking, legal and judiciary। तो जो नया जर्मन राष्ट्र बना था
उसने जो करेंसी यानी मुद्रा, बैंकिंग, कानून और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफ़ी जोर दिया। तो नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डिमॉन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रोशियन स्टेट पावर। तो जर्मनी में जो राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया हुई थी, तो ये क्या दर्शाती है? प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाती है, यानी डोमिनेंस ऑफ प्रोशियन स्टेट पावर।